ठीक है। वैसे भी है थोड़ा माइंड में भी, तो साइकोलॉजिकल रिलेशन भी होना चाहिए डॉक्टर और पेशेंट के साथ। भी मरीज को मशीन ना समझा जाए, हाँ। इंसान समझा जाए। हमारे भारत देश में एक बात कही जाती है कि इलाज से परहेज बेहतर है। तो एक बार हार्ट अटैक हुआ है, एक बार डायबिटीज हुआ है, तो हमको लग रहा है वो कंट्रोल कोई नहीं है, तो दवाई के साथ परहेज चले। तो दवाओं से शुगर कंट्रोल हो सकती है या बिल्कुल खत्म भी हो सकती है? नहीं, नियंत्रित हो सकता है वो, सिर्फ अब इंसुलिन ही लेना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो ब्लड प्रेशर को लेकर आपकी मेडिकल साइंस क्या मानती है? और उसी तरह से दूसरा सवाल, दवाओं से इसको कंट्रोल करके खत्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? उसको एक साइलेंट किलर मानता है। ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है, वो एक कंडीशन है, लाइफ का कंडीशन है। तो बीपी में जो दवा शुरू होगी, शुगर में दवा शुरू होगी, वो पूरी उम्र तक, लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी। ऐसे कर सकते हैं, उसका डोज कम कर सकते हैं। आप ज्यादा तो परहेज में ध्यान रख रहे, व्यायाम कर रहे, नींद सही से रख रहे, तो मिनिमम डोज से हम कंट्रोल पे रख सकते। कई लोग ये बताते हैं कि जैसे दर्द था, हड्डियों में दर्द था, पेन किलर ले लिया, हाईली पेन किलर ले लिया, फिर उसके बाद उसका किडनी पे इफेक्ट हो गया, दिल पे इफेक्ट हो गया। अच्छा, तो वो कहते हैं भी डॉक्टर ने ही हाई डोज लिख दिया। हम यूके में गया, यूएस में गया, ऐसे दवाई इतने आसान से नहीं मिलता है। पेन को ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसका कारण को ट्रीट करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे बोल रहे हैं तो किडनी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, शुगर आ सकता है, बीपी आ सकता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो इस तरह की दवाएं ली जा रही हैं उससे किडनी को, हार्ट को, शुगर में, तीनों में फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह की दवाओं का बगैर डॉक्टर की एडवाइस के इस्तेमाल ना किया जाए। और अगर हृदय रोग का पता करना पड़े तो क्या पहले से पता हमें लग सकता है और क्या दवाओं से ठीक हो सकता है? पहले आपको ब्लड वर्कअप करना चाहिए, अब देखना चाहिए आपको। डिस्लीमिडिया बोलता है, इधर तो खून खाड़ा बोलता है, खून गाढ़ा हो जाना, ऐसा तो लोकल लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में तो लोग उठा के उस पर सर्च कर लेते हैं भी शुगर के क्या कारण है और उसके बीपी के। तो ये सही बात है प्राथमिक जानकारी के लिए या गलत है? क्या कहेंगे इसको? ये मेडिकल चीज के मेरे में कोई ऑर्डिनरी पर्सन सर्च नहीं करना चाहिए। 100% ओपीडी में 100 पेशेंट आ रहे हैं, उसमें 60 पेशेंट को कोई बीमारी ही नहीं। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 100 में से 60 पेशेंट ऐसे हैं जो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। इससे जुड़ी हुई बात फिर आ जाती है एंटीबायोटिक। वो तो है, एंटीबायोटिक के ऊपर बात होती है कि डॉक्टर आमतौर पे कोई बीमारी होती है, मैं आपको नहीं कह रहा, इन जनरली एंटीबायोटिक लिख देते हैं और उसे एंटीबायोटिक से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो प्रॉब्लम ये है, आज आपको कोई खांसी हुआ, वो तो कोई गर्म पानी से ठीक होगा। यानी आपकी बात से मैं समझाऊं, कुछ बीमारियां गर्म पानी से भी ठीक हो सकती हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा 2-3 पैरासिटामोल से ठीक होगा। उसके लिए एंटीबायोटिक देने से 5 दिन में ठीक होने वाले लोग 2 दिन में ठीक होगा। फिर ये प्रॉब्लम ये है, बाद में वो एंटीबायोटिक जरूरत होने वाले टाइम में वो काम नहीं करेगा। क्या हर बीमारी में दवा की जरूरत होती है? हर बीमारी में दवा की जरूरत नहीं होती, वो तो डिफरेंशिएट करना एक डॉक्टर का काम है। मतलब हर बीमारी में दवाई तो मेडिकल स्टोर वाला भी दे सकता है। दर्द का दवाई चाहिए, वो मेडिकल स्टोर वाला देता है, मेरा जरूरत नहीं है। तो क्या आप हमें कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बता सकते हैं जिसमें दवा की जरूरत ही नहीं होती? तो अभी हम कैजुअलिटी में एक दिन में आप ऐसे ही बैठ रहे तो 3-4 फीमेल्स आएगा। अभी आप चेक कर रहे थे, 2-3 फीमेल आपके पास आए, वो तीनों बेहोश है। बेहोश ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। तो सब लोग क्या करेंगे, सीटी करेंगे। तो बेहोश है, सीटी स्कैन तो हमारे हॉस्पिटल में है, सीटी कर सकता है जी। तो ऐसे ही हो सकता है, उसके घर पे कोई झगड़ा हुआ है, ऐसे ही कर सकता है, ठीक है। तो 2 बार उसको उड़ जाएंगे, नहीं तो सब लोग बाहर जाएंगे तो उसको शो ऑफ हो जाएगा, उड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत बार आता है, मतलब माइंड के भी दिक्कत होता है। क्या हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा है? क्या परहेज इलाज से बेहतर हो सकता है? और क्या शरीर की बीमारी कहीं मन की उलझनों से तो नहीं जुड़ी हुई? आज शब्द मंच के सेहत के मंच पर आज हम करेंगे इसी के बारे में बातचीत। हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर सेबेस्टियन चकोला, जिन्होंने एम्स के से अपनी MBBS और MD जो है
वो किया है और अब हरियाणा में टोहाना में मानव सेवा संगम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम इनके बारे में और भी जानेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि आज हम उनसे जानेंगे रोगों से जुड़ी हुई आम गलतफहमियां क्या क्या है, आधुनिक बनाम जो हमारी ट्रेडिशनल आयुर्वेद पद्धति है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य की क्या भूमिका है दवाओं के साथ में, और इसके साथ ही मरीज से जुड़ी हुई कुछ कहानियां जिसमें मरीज कुछ और सोचता है और असल में डॉक्टर कुछ और सोच रहा होता है, और मरीज कहीं ना कहीं कह देता है डॉक्टर को तो कुछ नहीं पता। तो इस बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका हमारे शब्द मंच पर, सेहत के मंच पर स्वागत है। रिफ्लेक्टिंग हाउस में आज आप हमारे मेहमान हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि लोग ये जानना चाहेंगे, सभी जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जिनसे हमारी बातचीत हो रही है उनका क्या परिचय है। ठीक है। थोड़ा मेडिकल के बारे में आप बताइए, आपने क्या क्या किया है। ठीक है जी। मेरा नाम डॉक्टर सेबास्टियन सकोला है। मैं तो केरल से है। मैं एमबीबीएस किया था, वो केरल से ट्रिवांड्रम में है, और एमडी किया है एम्स भुवनेश्वर से जी। तो एमडी फिजिशियन हूँ, और मैं स्पेशलाइज किया है क्रिटिकल केयर में, आईसीयू में है, और तो इमरजेंसी सिचुएशंस में है, वो भी मैं ट्रेन किया है। उसके बाद वो मैं डिप्लोमा भी अभी कर रहे, वो तो टॉक्सिकोलॉजी में है। टॉक्सिकोलॉजी, वो तो कोई भी पॉइजनिंग है जी। और कोई भी सांप काटा है और कोई भी तरह से टॉक्सिन्स की वजह से होता है, वो भी मैनेज है, और वो भी कर रहे। वो यूके का एमआरसीएम का कोर्स भी अभी तो चल रहा है। तो मेरा इलाज मैक्सिमम तो दवाइयों से वजह से होता है, उसके आसपास में वो इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर वो भी आप करते हैं। हाँ। तो अब हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं, जितना आपने बता दिया उस सबसे संबंधित जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल पूछे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक्सपीरियंस नहीं मिला वो लोगों के बीच में जाने से मिलता है, ऐसा आप समझते हैं? बिल्कुल। मतलब वो पढ़ाई तो होता है, वो एमडी होता है, तो सब लोगों को पता नहीं है। एमडी तो पढ़ाई के साथ हम प्रैक्टिस भी करता है, ऐसा नहीं है एमडी में तो हम सिर्फ कॉलेज में जाता है। तो एमडी के साथ हम पढ़ाई भी करके उसके साथ भी प्रैक्टिस भी करता है। तो हम तो क्या क्या किताब में लिखा है वो सब हमको जैसे नहीं मिलेगा, हम प्रैक्टिस करते हैं, वो तो अलग है। तो हम एक किताब का पेज जैसे हम इलाज नहीं कर सकते। अच्छा, आप केरल से यहाँ आए, केरल का लैंग्वेज जो है, बोली अलग, भाषा अलग, और यहाँ आप आ गए हमारा टोहाना में, जहाँ की पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्र है, कुछ हरियाणवी भी टच है। तो क्या समझ पाते हैं मरीज की बीमारी को? वो तो मैं धीरे धीरे सीख रहा, अब तो 6-7 महीने हो गए, तो अभी तो मुझे समझ पाता। हिंदी तो मुझे सही है, मतलब मैं एम्स में एमडी किया हूँ, उसके बाद 1 साल मथुरा और दिल्ली में काम भी किया है, तो हिंदी तो मुझे पता है, याद मतलब समझ भी आता है, मैं बोल भी सकता है। वो तो हम देख रहे हैं आप बोल रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे सवाल सभी हिंदी में रहेंगे, तो बोलने में, बताने में कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारे भारत देश में एक बात कही जाती है कि इलाज से परहेज बेहतर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये तो बिल्कुल सही है, मैं बोल नहीं सकता है। तो परहेज से हम ज्यादा, तो बीमारी नहीं होने के पहले तो परहेज आता है। तो हम कोई बीमारी तो हुआ तो सिर्फ परहेज से वो ठीक नहीं कर सकता है, तो हम आगे से इसके बारे में सोच रहे हैं। तो हम बोल रहे तो वो डायबिटीज है या बीपी बढ़ रहे हैं, उसके पहले हम इलाज के पहले तो हम 20 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, तो हम सोच रहे हैं हम 50 साल में, 60 साल में ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम पहले से अब नमक कम कर रहे हैं, चीनी कम कर रहे हैं, अब व्यायाम कर रहे हैं, तो नींद सही से ले रहे हैं। इस टाइम से अब परहेज या इस एक्सरसाइज की वजह से हम इसका नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमको एक बार हुआ है, तो एक बार हार्ट अटैक हुआ है, एक बार डायबिटीज हुआ है, तो हमको लग रहा है वो कंट्रोल कोई नहीं है, तो दवाई के साथ इलाज करना चाहिए। दवाई के साथ इलाज चले और परहेज चले। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे शुगर को लेके कई लोगों में बड़ी भ्रांतियां रहती हैं कि शुगर का जो लेवल है, हर कोई कह देता है मेरे को शुगर है, और उसके बाद वो चीनी खाना बंद कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो दोनों सवालों के जवाब पे, शुगर का जो सामान्य स्तर है वो क्या रहना चाहिए, किसके रहने पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है? ये तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होता है इसके लिए, तो हम ऐसे जो नहीं बोल सकते ये टोहाना में ये लेवल में शुगर है, केरल में ये लेवल। अच्छा, ऐसे बोल नहीं सकते। तो हम काली पेट में टेस्ट करता है और खाना खाने के बाद भी टेस्ट करता है। तो काली पेट में टेस्ट करने के बाद 70 से 99 तक होता है, वो रेंज में आता है, उसके ऊपर आता है फिर हम बोल सकते हैं वो प्री डायबिटिक है। डायबिटिक नहीं बोल सकते, डायबिटीज का पहले वाला स्टेज में, वो तो ऐसे रिस्क है, वो डायबिटीज तक पहुंच सकता है, तो इसलिए हम इलाज शुरू करना पड़ेगा। और 2 घंटे के बाद भी हम टेस्ट करता है, उसके रेंज होता है 140। 140 के ऊपर होता है, फिर हम बोल सकते हैं उसको प्री डायबिटिक और डायबिटीज हो सकता है। और एक टेस्ट है वो 3 महीने का टोटल शुगर का कंट्रोल दिखाता है, वो HbA1c बोलता है। उसका मतलब रेंज अराउंड 6.5% के आसपास होना चाहिए, तो ऊपर आ रहे तो हम बोल सकते हैं 3 महीने के इसका शुगर का कंट्रोल सही नहीं है,
फिर हम एक तो इलाज चेंज करना पड़ेगा या डोज बढ़ाना पड़ेगा, इंसुलिन ले रहे हैं तो इसका डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम बोल सकते हैं इसको डायबिटीज है, इसको नहीं। तो दवाओं से शुगर कंट्रोल हो सकती है या बिल्कुल खत्म भी हो सकती है? नहीं, नियंत्रित हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है। हाँ, इसे मॉडर्न साइंस में डायबिटीज क्योर होने तक हम पहुंच गया नहीं, हो सकता है 20-25 साल तक हम पहुंच जाएंगे, अभी तो हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसके लिए लगातार दवाई लेनी पड़ती है? फिर लेनी पड़ती है, इसे हो सकता है बहुत रेयरली हो सकता है, बहुत इलाज के बाद वो परहेज किया है, नहीं तो एक्सरसाइज किया है, ये सब थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी वो टाइप 2 में होता है, दोनों टाइप से डायबिटिक्स है, टाइप 1 और 2 टाइप से है। एक में हमारा बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बनता है, वो सिर्फ अब इंसुलिन ही लेना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ज़्यादा तो बच्चे को होता है, ये तो यंग एज में होता है, उसके अब जिंदगी पूरा इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, मतलब आपका बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है तो फिर इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज होता है, वो हमारा बॉडी में इंसुलिन आता है फिर वो एक्ट नहीं करता है, इसके लिए हम थोड़ा मॉडुलेट करने के लिए थोड़ा गोली वगैरह ले सकते हैं, वो बहुत तरीका गोली होता है, वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वो इलाज बंद कर सकता है, वो बहुत डिबेट से चल रहा है। अच्छा। हो सकता है अभी ज़्यादा नेचुरोपैथी वाला आया था, वो आयुर्वेदिक वगैरह चल रहा है, तो हम एलोपैथी में ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, हम इलाज बंद कर सकते हैं। अच्छा, शुगर के बाद दूसरी बात आती है, लोगों को जो बीमारी आमतौर पे जब बात होती है वो होती है बीपी की। हाँ जी, बीपी, ब्लड प्रेशर। हाँ जी। तो ब्लड प्रेशर को लेकर आपकी मेडिकल साइंस क्या मानती है? और उसी तरह से दूसरा सवाल, दवाओं से इसको कंट्रोल करके खत्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है, वो एक कंडीशन है, लाइफ का कंडीशन है, वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हमारा बीपी हो गया, बीपी तो बहुत उसको एक साइलेंट किलर मानता है, तो हमको कोई सिम्टम ही नहीं है। डायबिटीज है तो हमको थोड़ा सिम्टम होता है, ब्लड प्रेशर नीचे गया ऊपर गया तो थोड़ा सिम्टम होता है। बीपी हम हो सकता है 200 पहुंचने तक कोई सिम्टम ही नहीं होगा, तो फिर कोई स्ट्रोक वगैरह होने के बाद ही आपको पता चलता है हमको हाइपरटेंशन है। तो इसलिए तो हम बीपी तो मिनिमम 40 साल के बाद भी हफ्ता में एक बार चेक करना ही चाहिए। तो इसको भी ग्रेड्स होता है, तो 140/90 तक तो नॉर्मल अभी पहुंच जाता है, उसके ऊपर जा रहे वो बोलेगा बीपी है। बीपी के भी बहुत तरीका तो मेडिसिन होता है, फिर भी वो भी हम कम नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते हम 2 साल मतलब 1 साल के बाद आपका बीपी खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। मलेरिया एक बार आ गया, मलेरिया का दवाई है, तो एक पॉइंट में मैं बोल सकता है मलेरिया खत्म हो गया, अभी आप घर जा सकते हैं। ऐसे में बीपी में ऐसा नहीं बोल सकते। तो बीपी में जो दवा शुरू हो गई, शुगर में दवा शुरू होगी, वो पूरी उम्र तक लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी। ऐसे कर सकते हैं, उसका डोज कम कर सकते हैं। आप ज्यादा तो परहेज में ध्यान रख रहे, व्यायाम कर रहे, नींद सही से रख रहे, तो मिनिमम डोज से हम कंट्रोल पे रख सकते, कंट्रोल पे आ सकते हैं, नियंत्रित कर सकते। अब तीसरी बीमारी जो लोगों को आमतौर पे हो रही है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वो है जोड़ों का दर्द। अच्छा। और अधिकतर लोग इसके लिए घुटना रिप्लेसमेंट तक चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये ही इसका समाधान है या कुछ दवा से भी इसका समाधान हो सकता है? ये तो 2 तरीके बोल सकते हैं। एक तो कोई चोट की वजह से हुआ है, वो तो कोई गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से दर्द हो रहा है, वो तो हम पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं जी। दोनों तरीके है, रूमेटॉइड डिसीजेस बोलता है, नहीं या तो आर्थराइटिस बोलता है, वात रोग बोलता है, ये तो उम्र के हिसाब से आता है। वो ऑटोइम्यून, ऑटोइम्यून मतलब हमारा बॉडी का वो प्रतिरोध संविधान हमारा बॉडी के अगेंस्ट ही काम करता है, वो जैसे सिचुएशन में वो भी हम कंट्रोल ही कर सकते हैं। तो वो तो इसके लिए दवाई है, उसके हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा कम कर सकता है, इसलिए दर्द कम होगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह ज़्यादा तो मतलब एज के हिसाब से तो हमारा जॉइंट में दिक्कत हो सकता है, कैल्शियम कम हो सकता है, और हम फीमेल्स में बोल रहे तो वो मेनोपॉज के बाद थोड़ा कैल्शियम का कमी हो सकता है। उस जिसमें में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट तो लास्ट स्टेज है, उसके पहले हमको रेस्ट देना पड़ेगा। वो नी रिप्लेसमेंट के आसपास हम पहुंच रहे हैं, फिर एक बार नी रिप्लेसमेंट किया है, वो भी हो सकता है उसका इन्फेक्शन का वगैरह चांस तो बढ़ता है, तो उसके लिए भी लाइफ लॉन्ग हम दवाई लेना चाहिए, मतलब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कम होना करना पड़ेगा। तो वो तो है, इधर भी हमारा टोहाना में भी ओपीडी में बहुत ज़्यादा लोग आता है, वो तो नी में पेन है, तो सब लोग वो पहुंचना चाहिए। सब लोग का एक ही बीमारी नहीं है, हो सकता है 5 लोग का दवाई 1 हफ्ते के लेके उसको ठीक हो जाएगा, और 5 लोग को जिंदगी पूरा दवाई लेना पड़ेगा। कई लोग ये बताते हैं कि जैसे दर्द था, हड्डियों में दर्द था, पेन किलर ले लिया, हाईली पेन किलर ले लिया, फिर उसके बाद उसका किडनी पे इफेक्ट हो गया, दिल पे इफेक्ट हो गया। अच्छा, तो वो कहते हैं भी डॉक्टर ने ही हाई डोज लिख दिया। वो तो मैं बोलेंगे वो इंडिया का एक बहुत ड्रॉबैक है। हम यूके में गया, यूएस में गया, ऐसे दवाई इतना आसान से नहीं मिलता है। अच्छा, ये 2 साइड है, एक साइड है तो हमको इलाज तुरंत मिलता है। तो आप अमेरिका भी गए हैं और यूके में तो काम नहीं किया, पर मेरा फ्रेंड्स तो है, फ्रेंच है, ये तो अभी कोर्स तो चल रहे,
जी तो मैं बोलेंगे उधर का दो साइड है, मतलब हम यूके में तो हम एक कैजुअलिटी में गए, हमको तुरंत एक मेडिकल स्टोर्स में जाके दवाई नहीं ले सकते, वो तो डॉक्टर ने स्टैम्प ने उसको मेडिकल स्टोर में भेज देंगे, उसके बाद ही हमको दवाई मिलेगी। जी जी जी। इधर तोहाना में नहीं, सब इंडिया में हमको कोई भी मेडिकल स्टोर में जाके कोई भी डोज का कोई भी दवाई मिल सकती है। डॉक्टर की हाँ। उसके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स तो मिल सकता है। जी जी। तो इसका प्रॉब्लम ये है, उसका डोज अभी मैं भी बोलेंगे सभी डॉक्टर भी ऐसे लिखता है तो हाई डोज में हो जाता है, जी उसका किडनी भी, लिवर भी और आंगों में सबको दिक्कत होता है। तो सबको पेन तो एक एक्यूट फिनोमेना, मतलब वो बहुत जल्दी होता है, ज़्यादा पेन है तो दवाई देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब लंबा टाइम के लिए लेने के लिए थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, मतलब हम पेन को ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसका कारण को ट्रीट करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे बोल रहे हैं तो किडनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, शुगर आ सकता है, बीपी आ सकता है, ऐसे भी है थोड़ा। अभी अब गवर्नमेंट ने थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस भी लेके आया है उसमें, फिर भी अभी भी बहुत आसान से मिलता है, तो इसमें थोड़ा तो ध्यान देखना चाहिए। और आप डॉक्टर को भी देखना चाहिए कौन सा डॉक्टर को देखें। अब हड्डी में दर्द है, आप जाइए हड्डी का डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिशियन के पास, ऐसे नहीं है कोई भी जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे वो दवाई लिखेंगे, उसको तो इतना ही पता है पेन कैसे मैनेज करना पेन है, कैसे मैनेज करना तो वो भी देखना चाहिए। अभी तो सुपर स्पेशलिस्ट का कोई कमी नहीं है, स्पेशलिस्ट का कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। तो सही डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो डॉक्टर बोलना चाहिए अब ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो इस तरह की दवाएं ली जा रही हैं उससे किडनी को, हार्ट को, शुगर में, तीनों में फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह की दवाओं का बगैर डॉक्टर की एडवाइस के इस्तेमाल ना किया जाए। और दूसरी बात, डॉक्टर को भी चाहिए कि वो उसको हाँ, स्पेशलाइजेशन के पास भेजे, स्पेशलिस्ट के पास भेजे, बजाय खुद कारण को ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, इससे अब हमने शुगर की बात की, हमने बीपी की बात की, हमने जोड़ों के दर्द की बात की। अगर हम बात करें तो इसके बाद एक और बीमारी जो है आज तक इसको कहेंगे ट्रेंड में आ रही है कि लोगों को जब कोई बातचीत होती है डेथ कैसे हुई तो कहते हैं उसका अटैक आ गया, हार्ट फेलियर हो गया। ये क्या मसला है? ये तो बोलते अभी तो बहुत कॉमन होता है, ऐसा नहीं है सब 70 साल के नहीं 30-40 साल में ही हो रहे। एक तो ये लाइफस्टाइल की वजह से है, एक तो हम डाइट के वजह से होगा और अल्कोहल और स्मोकिंग के वजह से है। तो उसको मेडिकल साइंस में कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलता है, CAD के नाम से आता है। तो मैं बोलेंगे कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन की वजह से आ रहा है, वो 30 और 40 साल का ऊपर है, उसको इवेल्युएट करना जरूरी है। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होगा ECG। तो आपको कोई भी छाती पे दर्द हो रहा है तो सिर्फ छाती दर्द नहीं, वो एक तरीका से होता है, वो दर्द आता है छाती से हाथ से आ रहा है या छाती से पीछे जा रहा है, इसके साथ आपको पसीना आता है या श्वास लेने में दिक्कत आता है, थोड़ा चलने में आपको दिक्कत आता है, श्वास लेने में, ये सब आपको बोलता है तो आपका हार्ट में कोई दिक्कत है। इसका पहला इन्वेस्टिगेशन होता है ECG। तो आपको हार्ट का रिदम बोलता है, तो हार्ट में कोई ब्लॉक है ये पहले उसमें समझ जाता है। उसके बाद आप ऊपर जाना चाहिए, एको जाना चाहिए, TMT जाना चाहिए। अभी एक तरीका में देख रहे तो सब लोग पहले TMT के लिए जा रहे हैं, पहले एको के लिए जा रहे हैं, मतलब ये आसानी से अवेलेबल है, कोई भी हॉस्पिटल में गया अब 1000-2000 रुपये दे दिया, एको किया है, अपनी मर्जी से भी करवा लेते हैं। हाँ वही है, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, वो तो हॉस्पिटल का है, वो उसका मशीन उसके पास है, वो तो चलेगा, ठीक है। तो वो तो है, तो पहले आप एक डॉक्टर को देखना चाहिए। हो सकता है सिर्फ तेजाब की वजह से होता है, वो भी हो अच्छा, छाती का दर्द अकेला तेजाब की वजह से भी हो सकता है। तो 30 साल में 20 साल के बच्चे आके बोल रहे मुझे हार्ट अटैक है, ऐसे नहीं होता है, होता है नहीं, 100% नहीं बोल सकते उसका हार्ट अटैक नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आपको गूगल में टाइप करके वो बोलेंगे आपको हार्ट अटैक है, इसके तरीके से नहीं जाना है। तो डायरेक्टली आपको इवेल्युएट करना चाहिए, वो हार्ट अटैक है तो उसके हिसाब से होना चाहिए। ऐसे भी वो भी मैं देखा है, अभी एंजियोग्राफी भी ऐसे ही होता है। अच्छा, कोई भी को जाके कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, हाँ, अपनी मर्जी से करवा लेते हैं। एंजियोग्राफी करता है, मतलब वो सुनने में थोड़ा डर लगता है एंजियोग्राफी, उसको लगता है वो अल्ट्रासाउंड जैसे छोटी सी टेस्ट है, उसका कॉम्प्लिकेशन के बारे में सोचता नहीं है। अच्छा, उससे कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। तो वो डाई इंजेक्ट करता है, ऐसा नहीं है वो जस्ट अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं करता है, हम मतलब शरीर के ऊपर डाल के करता है। ये तो हमको शरीर के अंदर से कोई डाई इंजेक्ट करके नहीं था, कोई नीडल डाल के उसके अंदर से वो डाल के हम हार्ट तक पहुंच जाता है, वो कंसर्न लेके कर रहे होगा, मतलब कोई को दरकार नहीं, मतलब जरूरत नहीं होती है उसकी, कई बार करना नहीं चाहिए। वो तो अगर हृदय रोग का पता करना पड़े तो क्या पहले से पता हमें लग सकता है और क्या दवाओं से ठीक हो सकता है? जैसे मैं हूँ, हाँ, मेरे को अब मैं स्वस्थ हूँ, तो क्या मुझे पहले कोई ऐसा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे मेरे को पता लग जाए मेरे को दिल का रोग है या नहीं? पहले आपको ब्लड वर्कअप करना चाहिए, अब देखना चाहिए आपको, डिस्लीमिडिया बोलता है इधर, तो खून खाड़ा बोलता है, खून गाढ़ा हो जाना, ऐसा तो लोकल लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में तो ऐसा है, हमका खून खाड़ा मतलब वो विस्कोसिटी बोलता है, मतलब
कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, अच्छा तो आपका खून थोड़ा थिक हो जाता है। ठीक ये है। थिक खून मतलब कोरोनरी आर्टरी मतलब वो हार्ट में सप्लाई करने वाला वेसल होता है, उसके अंदर ये थिक खून जाने की वजह से वो क्लॉट हो जाता है, ठीक उसके है। हिसाब से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो पहले ब्लड वर्क कब करवा लो, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपका बीपी कैसा है, आपका शुगर कैसा है, ये सब देता है, ये सब रिस्क बढ़ता है। शुगर ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आपका 3 टाइम्स रिस्क ज़्यादा है हार्ट अटैक आने की। तो पहले वो कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे नहीं हम हार्ट अटैक होने तक वेट करके फायदा नहीं, वो तो अच्छा। कुछ करना ही करना पड़ेगा, वो तो इमरजेंसी है। इमरजेंसी है वो। तो तो क्या दवाओं से इसे फिर कंट्रोल किया जा सकता है? एक बार हार्ट अटैक हुआ, नहीं, हुआ होने से होने के पहले। पहले होने के पहले ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर, जैसे रिस्क फैक्टर पता लग गए, जैसे खून जो है हाँ, गाढ़ा है तो या उसके लिए दवाई ले, शुगर का दवाई ले, बीपी कंट्रोल पे रखे। तो आप लोग डायरेक्टली खून पतलने वाला डायरेक्ट दवाई के पीछे जाता है। हाँ, वो खून पतला करने वाले के हाँ, डायरेक्ट। तो कोई पड़ाउट होने के बाद ही उसका कोई फायदा है, ठीक है। इतना तक वेट करने की जरूरत नहीं। ऐसे भी होता है 30 साल में कोई भी नशा नहीं लेता है कोई भी, तो उसको भी होता है, वो अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है, तो हम थोड़ा रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए सीखना चाहिए। वो तो डॉक्टर के एडवाइस है, सब तो गूगल या यूट्यूब नहीं बोलता है, थोड़ा तो इसलिए एक्सपीरियंस तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे गूगल की बात की आपने, यूट्यूब की बात की, तो कई लोग जैसे कि मेरे को कुछ हुआ, जैसे यहाँ पे हार्ट में पेन है कोई, या मेरे को महसूस हुआ कि मेरे को शुगर तो नहीं हो गया, मैं थक गया चलते चलते, तो लोग उठा के उस पर सर्च कर लेते हैं भी शुगर के क्या कारण है और उसके बीपी के। तो ये सही बात है प्राथमिक जानकारी के लिए या गलत है, क्या कहेंगे इसको? ये गूगल या यूट्यूब में नहीं, ये मेडिकल चीज़ के मेरे में कोई ऑर्डिनरी पर्सन सर्च नहीं करना चाहिए। वो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो तो सॉर्ट नहीं करता है ना, हमको पता है इसमें क्या चाहिए इसमें नहीं चाहिए। वो एक कॉमन मैन वो सर्च कर रहे, उसको पता नहीं है, वो सब सही लगेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ज़्यादा टेस्ट करेगा, जी। तो उसको तो फायदा ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं जो आके कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, और फिर ये कहते हैं, जैसे ये यहाँ का एक जुमला है लगातार कई मरीजों से मैं सुनता हूँ कि मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया और आज तक मेरी बीमारी का पता नहीं लगा, वो तो डॉक्टर साहब कोई टेस्ट लिख दो। हाँ हाँ, वो तो ऐसे होता है, मतलब 100% ओपीडी में 100 पेशेंट आ रहे हैं, उसमें 60 पेशेंट को कोई बीमारी ही नहीं है। अच्छा, अगर 100 पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो 60 को कोई बीमारी नहीं है? बीमारी नहीं है, नहीं तो आप कोई भी दवाई बिना वो ठीक भी हो सकता है। अच्छा। हमारा बॉडी ऐसे बनता है, नहीं तो हम 80 साल तक नहीं पहुंचेंगे। हमारा हार्ट अंदर है, वो 80 साल के पहले हुआ है, 80 साल तक पहुंच जाए, मतलब इतना तो हमारा बॉडी मैनेज कर सकता है। 80 साल तक बॉडी को मैनेज करता है हार्ट? कर सकता है, मतलब तो हम 60 साल तक जिंदगी पे है, 60 साल तक हम 1 साल में हार्ट चेंज नहीं करता है, वो तो चलता है इंसान। चलता है। कोई भी मशीन 60 साल का गारंटी तो नहीं देता है। तो हमारे बॉडी में तो इतना तो है, तो दवाई ऐसा ही है, मतलब किसी को चाहिए वो देना चाहिए, और किसी को थोड़ा तो ऐसा 1 हफ्ते में ठीक होगा, वो 1 महीने तक दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे सीखने के टाइम में भी हमारा प्रोफेसर बोलता है, तो हम ऐसा ही करना चाहिए, मतलब 90% पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। हम ये करना चाहिए, हम कोई गलत ना करो। वो तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 100 में से 60 पेशेंट ऐसे हैं जो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। तो क्या इनका उनके मानसिक से कुछ साइकोलॉजी से है या उनके मनोबल से है, कॉन्फिडेंस से है? कॉन्फिडेंस है, और एक ट्रेंड है ना, कोई डॉक्टर के पास जा रहे, वो कोई दवाई नहीं दे रहे, तो लोग मानते हैं उसको कोई पता ही नहीं, उसको कोई पता ही नहीं। वो तो है, वो तो आपके साथ भी होता है ऐसे? वो तो होता है, मतलब वो मैं बोला 2 दवाई लिखेंगे, दूसरा डॉक्टर 7 दवाई लिखेंगे, तो वो लगेगा 7 दवाई लिखने को ज्यादा नॉलेज है, भी ये डॉक्टर ज्यादा अच्छा है जो 7 दवा लिख के दे। तो ऐसा ही है, उसको 5 दवाई की जरूरत ही नहीं है, इसलिए 2 दवाई लिखा है। ठीक है, वो तो हमको पता, ऐसा नहीं है दवाई नहीं देना है, मार्केट में बहुत ज्यादा दवाई है, उसका सबके लिए एक रीजन होता है। हम कुछ भी दवाई लिखने के पहले हमको ये पता होना चाहिए हम क्यों दे रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहे तो वो कैसे मैनेज करेगा। वो तीनों चीज नहीं पता है तो कोई दवाई लिखना है, पैरासीटामोल भी नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, पैरासीटामोल भी? पैरासीटामोल ज्यादा होने से कुछ क्या होगा, उसके कैसे मैनेज करेगा, वो हमको नहीं पता है, तो कोई डॉक्टर पैरासीटामोल नहीं लिखना चाहिए। इससे जुड़ी हुई बात फिर आ जाती है एंटीबायोटिक। वो तो है, एंटीबायोटिक के ऊपर बात होती है कि डॉक्टर आमतौर पे कोई बीमारी होती है, मैं आपको नहीं कह रहा, इन जनरली एंटीबायोटिक लिख देते हैं, और उसे एंटीबायोटिक से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जा रही है। ऐसा है क्या? है, तो अब तो ये प्रॉब्लम यही है, आप कोई भी दुकान में जाओ, कोई भी मेडिकल शॉप में जाओ तो मिलता है, ऐसा नहीं है छोटी छोटी एंटीबायोटिक नहीं है, हाई एंड एंटीबायोटिक भी ऐसे ही मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है, आज आपको कोई खांसी हुआ, वो तो कोई गर्म पानी से ठीक होगा, इसलिए आप इसके लिए आप एंटीबायोटिक ले लिया,
10 साल के बाद आपको निमोनिया आ गया, वेंटिलेटर पे है, वो एंटीबायोटिक तो दूसरा डॉक्टर दे रहा है, उसको पता नहीं है इसका ये एंटीबायोटिक बहुत बार पहले मिला है, पहले ले चुका तो है। ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, वो पता होने टाइम तो लेट होगा, तो दिक्कत तो होनी दिक्कत चाहिए। हो तो इसलिए तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलता है, तो बहुत ज्यादा इंडिया में। यानी आपकी बात से मैं समझाऊं, कुछ बीमारियां गर्म पानी से भी ठीक हो सकती हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा 2-3 पैरासीटामोल से ठीक होगा, उसके लिए एंटीबायोटिक देने से 5 दिन में ठीक होने वाले लोग 2 दिन में ठीक होगा। फिर ये प्रॉब्लम ये है, बाद में वो एंटीबायोटिक जरूरत होने वाले टाइम में वो काम नहीं करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और प्यूरिफाई करके पूछ लेता हूँ कि क्या हर बीमारी में दवा की जरूरत होती है? हर बीमारी में दवा की जरूरत नहीं होती है, अच्छा। वो तो डिफरेंशिएट करना एक डॉक्टर का काम है। मतलब हर बीमारी में दवाई तो मेडिकल स्टोर वाला भी दे सकता है, उसका डॉक्टर का जरूरत नहीं, वो तो मैं सब पेशेंट को बोलता है। अच्छा। दर्द का दवाई चाहिए, वो मेडिकल स्टोर वाला देता है, मेरा जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से दर्द की दवा की जरूरत नहीं होती? वो तो जरूरत है या नहीं, वो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना, वो तो डॉक्टर का काम है जी। वो तो मेडिकल स्टोर वालों को ही पता है, ये दर्द का है, ये दस्त का है, ये तो फीवर का है, सबको पता है। तो क्या आप हमें कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बता सकते हैं जिसमें दवा की जरूरत ही नहीं होती? तो अभी हम कैजुअलिटी में एक दिन में आप ऐसे ही बैठ रहे तो 3-4 फीमेल्स आएगा। अभी आप चेक कर रहे थे, 2-3 फीमेल आपके पास आए, वो तीनों बेहोश है। बेहोश है? बेहोश ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। तो सब लोग क्या करेंगे, सीटी करेंगे, तो बेहोश है, सीटी स्कैन तो हमारा हॉस्पिटल में है, सीटी कर सकता है जी। तो ऐसे ही हो सकता है, उसके घर पे कोई झगड़ा हुआ है, ऐसे ही कर सकता है, ठीक है। तो 2 बार उसको उड़ जाएंगे, नहीं तो सब लोग बाहर जाएंगे तो उसको शो ऑफ हो जाएगा, उड़ जाएंगे। ठीक है। ऐसे बहुत बार आता है, मतलब माइंड के भी दिक्कत होता है, उसको समझना पड़ता है, समझना पड़ता है। हो सकता है उसको कुछ तो है, हो सकता है उसको सीढ़ी से गिरा हुआ इसलिए बेहोश है, वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, वो ये जनरेशन में बहुत कम है। ये तो बहुत मिशन के हिसाब से होता है, छाती में स्टेथोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है, सीटी स्कैन है, वो सीटी स्कैन ही कर देते हैं सीधे, वो स्टेथो नहीं लगाते। तो वो स्किल कम हो जाता है। हमारा जनरेशन में दिक्कत हुई है, 10-15 साल के पहले सिर्फ ऐसे देख के पता चलता है इसको दिक्कत क्या है, वो प्रोफेसर्स को इतना तो ऑप्शन ही नहीं है, तो वो पता चलता, अभी तो स्किल कम है। तो आपने जो बात बताई उसको मैं थोड़ा और सिंपल कर दूं दर्शकों के लिए, कि अगर कोई महिला बेहोश है या पुरुष बेहोश है तो मानना नहीं चाहिए कि वो उसका सीटी स्कैन करके पता करें। हो सकता है कि वो उसको कोई मानसिक चीज है, हो सकता है, अगर हम उसको अकेला छोड़ देंगे तो भी ठीक हो सकता है। वो एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, ऐसे उदाहरण है, उदाहरण है ऐसे। अच्छा, एक पिछले दिनों आपके पास एक केस आया जिसका जिक्र था कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। वो काफी परेशानी में था, और फिर आपने उसका इलाज किया। दूसरे लोग उसको मना कर चुके थे, वो दूसरे डॉक्टर्स ने कैसे मना कर दिया और आपने उस केस को कैसे पकड़ लिया और कैसे ठीक किया? तो हॉस्पिटल के हिसाब से, हमारा तो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जी, सब हॉस्पिटल ऐसे सीरियस केसेस को नहीं लेते हैं। हो सकता है 2-3 घंटे के बाद वो मर जाए, वो तो मोर्टेलिटी पेशेंट, मतलब वो डेथ हॉस्पिटल के ऊपर आ गई। तो वो पेशेंट बिहार से था, वो अभी हरियाणा में आया था, वो खेत में काम करने के लिए आया था, वो और उसका बेटा भी है। वो तो अगले दिन में, मतलब पिछले नाइट में वो सो रहे था, वो खेत के सामने कोई सांप ने काटा है, तो अराउंड 3 AM के आसपास ही हुआ है। उसको श्वास लेने में दिक्कत हो गया, तो बेहोश हो गया, तो उसको घर वाला और खेत का आदमी वगैरह लेके आया था, पहले दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया, वो शायद मना किया होगा, तो इस हमारे पास लेके आया जी। तो वो थोड़ा लेट हो गया, 3-4 घंटे का लेट हो गया। हमारे पास आने के टाइम में पूरा बेहोश हुआ था, हार्ट बंद हो गया, तो हम CPR शुरू किया है, वो फिर हार्ट चालू हो गया, फिर वेंटिलेटर में डाल दिया। फिर वो ये भी दिक्कत है, वो सांप ने काटे वाले रोग को एंटीवेनम देता है, ASV बोलता है, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतना आसान से नहीं मिलता है जी, गवर्नमेंट सप्लाई में आता है। फिर भी हम लोग ने ट्राई किया है, अभी सिविल हॉस्पिटल से उस दवाई मिला है, वो 25 वाइल नहीं दिया है उसको, 25 इंजेक्शन नहीं दिया है। फर्स्ट डे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हम भी सोचा तो ठीक है, तो एक्सप्लेन तो किया है, हम तो सीरियस तो है, तो फिर भी हम तो ट्रीटमेंट तो शुरू किया है, वो कंटिन्यू किया है। अगले दिन से वो थोड़ा हिलने लगा है, फिर होश में आ गया, फिर वेंटिलेटर से निकाल दिया, कल तो वो चल के गया था हॉस्पिटल। अच्छा, उसकी छुट्टी होगी, अब चल के गया। ये बड़ा अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो आपने, हम बातचीत अभी कर रहे थे, मानसिक रोग जो है, मानसिक स्थिति, तो क्या कई बार मानसिक स्थिति भी व्यक्ति को ठीक करने में, उसको ज्यादा बीमार करने में भूमिका निभाती है? वो तो है, मतलब मानसिक कोई भी बीमारी है, उसका दवाई में साइड इफेक्ट होता है जी। तो हमको थोड़ा डाउन करता है, नींद आता है, माइंड को थोड़ा डाउन करता है, तो बहुत डोज देख के देना चाहिए।
ऐसा है, मैं तो बहुत बार देखा है, कोई भी बाहर से डॉक्टर लिखा है वो 5-10 गोली ऐसे ही लिख के देता है, तो वो पेशेंट दिन पूरा सोते रहता है। तो कोई घर वालों को भी ठीक है, वो तो ज्यादा नुकसान तो वो नहीं कम से कम वो पहले जो शोर कर रहा था, हाँ, वैसे मूड फ्लक्चुएशन था वो नहीं, अब सो रहा है वो। सो रहे वो भी ठीक है, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं। पर प्रॉब्लम वो होता है मतलब बीच बीच में वो ओवरडोज भी होता है। कल भी एक बाबा आया था, वो नींद का 20-25 गोली एक साथ खाए, तो वो भी हो सकता है उसको श्वास लेने में दिक्कत आ रहा है, श्वास बंद हो सकता है, वो तो बहुत रिस्की बात है। तो ये सोचना चाहिए ओवरडोज ना हो, और ये बहुत गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस में आता है, फिर भी हमारा मेडिकल स्टोर से वही वाली आपकी वाली बात है, कुछ भी लो तो मिल जाएगा। ये हमारे हॉस्पिटल से नहीं मिलता है, फिर भी ऐसे लोकल स्टोर से तो लोकल स्टोर से मिल जाता है। वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं देना चाहिए वो। आपकी जो दवा है, जिसको लोग आमतौर पे अंग्रेजी दवा कह देते हैं, आयुर्वेद को कह देते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ये भी दवा लेते रहो वो भी दवा लेते रहो और दोनों दवाओं को ले लो। कई लोग इसके साथ में हेमोपैथी भी शुरू कर देते हैं। इसको देख के आप क्या समझते हैं कि एक साथ तीनों दवाएं, चारों दवाएं ले लेनी चाहिए? प्रॉब्लम ये है, तो मैं एक दवा ही लिख रहे हो, पैरासिटामोल मान लो, मैं पैरासिटामोल के बारे में पूरा पता है, उसमें कोई दिक्कत क्या होता है, कैसे एक्ट करता है, कोई ओवरडोज आए तो क्या करना है, वो पूरा मुझे पता है। तो इसके साथ वो कोई दूसरा आयुर्वेदिक, मैं तो आयुर्वेद को बुरा नहीं मानता है, तो वो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ये भी नहीं पता है वो पैरासिटामोल के साथ कैसे एक्ट करेंगे, कैसा रिएक्शन करेगा, वो उसके में क्या करेंगे, वो मैं ब्लाइंड हो जाएंगे, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये सोचना चाहिए, एक तो मोडालिटी, एक मोड ऑफ मेडिसिन को आप फॉलो करो, मिक्स मत करो। मिक्सोपैथी को हम टॉलरेट नहीं करता है, एलोपैथी ले लो, नहीं तो आयुर्वेदिक ले लो, मिक्स भी दोनों को मिक्स करके मत चलाओ। आयुर्वेदिक लेनी है आयुर्वेदिक ले लो, एलोपैथिक ले लिए तो एलोपैथिक ले लो, हेमोपैथिक लेनी है तो हेमोपैथिक, मिक्सोपैथी तो अवॉइड करना चाहिए मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार आपके साथ अभी तक की जर्नी में कोई ऐसा भी केस आया है कि जो बिल्कुल ही खराब हो चुका था, जिसको हम कहते हैं काफी रिस्की केस था, और आपके पास आया तो आपको लगा कि इसको दवाओं से ठीक किया जा सकता है? ऐसे भी हुआ है, तो इधर तो नहीं है, मतलब एम्स में तो बहुत बार हुआ है, तो एक्सीडेंट केसेस तो बहुत ज़्यादा आता है। एक्सीडेंट केसेस में ये भी है, तो इसका दिक्कत कहाँ भी हो सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, छाती में दिक्कत हो सकता है। तो एक 18 साल का बच्चा आया था, उसको छाती में हवा जमा हुआ है, वो तो कार से गिरा है, तो हम तो काट के तो ट्यूब डाल दिया, हवा निकाल दिया, तो 5-10 मिनट में वो श्वास शुरू करना। अच्छा, फिर से शुरू हो गया। वो तो हम तो एक सेटिस्फैक्शन भी देता है वो काम, तो वो ऐसे करने के लिए हम रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी हमको डर ऐसे मतलब उसको रेफर करवा लो, फिर ये 7-8 लोग में रेफर कर रहे, तो फिर आज वो नहीं, उसका फोटो भी है और कुछ नहीं होगा। आपका कहने का मतलब रेफर करने की बजाय खुद उसको थोड़ा ट्रीट करने के रिस्क लेना चाहिए। स्किल है तो रिस्क लेना चाहिए, स्किल है तो रिस्क लेना चाहिए। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है, अगर विश्वास है और आपके अंदर योग्यता है तो आपको मरीज का इलाज कर देना चाहिए बजाय रेफर करने के। मतलब इमरजेंसी में कोई भी हम कर सकते हैं, जान बचने के लिए। रेफर करेंगे तो उतना ही समय उसको लगेगा, उससे तो वो पेशेंट अभी 5 मिनट में आरएमसी भी नहीं पहुंचेंगे, आरएमसी भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, देखी थी आपने? मैं देखा है, पहले देखा है आपने? तो कैसा लगा वो फिल्म? अच्छा है। तो उसके अंदर जो एक वो बात बताई गई है कि मरीज का डॉक्टर से अगर रिलेशन अच्छा हो, डॉक्टर का मरीज से रिलेशन अच्छा हो, तो उसमें तो काफी कोमा में गया हुआ पेशेंट भी ठीक हो सकता है। आप क्या मानते हैं इसको? वो तो बिहेवियर भी बहुत, मतलब बहुत भी मैं देखा है, थोड़ा बुरा चीज से बिहेव करता है, मतलब पेशेंट को सही से बात नहीं करता है। तो आईसीयू में पेशेंट देखता है, मतलब वो वेंटिलेटर से निकाल दिया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मतलब वो जिंदगी में वापस आओ, ठीक है। वैसे भी है, थोड़ा माइंड में भी तो साइकोलॉजिकल रिलेशन भी होना चाहिए डॉक्टर और पेशेंट के साथ। ऐसे नहीं है हम एक कार ठीक कर रहे हैं या तो बाइक ठीक कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। एक भावनात्मक रिश्ता होना चाहिए मरीज और डॉक्टर का। काम तो वही है, बाइक ठीक करने जैसे ही है, मतलब थोड़ा कॉन्शियसनेस तो होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मरीज को मशीन ना समझा जाए, इंसान समझा जाए। काम तो मशीन ठीक करने वाला भी डॉक्टर मानता है, वो भी वही करता है, मतलब डॉक्टर का वही है, वो मशीन शुरू करने, वो मशीन वाला तो मशीन ऑफ करके उसको ठीक कर सकता है, हम तो वो नहीं कर सकते। मरीज को वैसे नहीं करके नहीं कर सकते। तो मरीज को मतलब जान बचने के लिए वो तो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, वेंटिलेटर में है तो अलग, वो तो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मतलब वो बंदा ठीक कर सकता है, वो कॉन्फिडेंस है तो वो माइंड में थोड़ा वापस आ सकता है। तो आप कॉन्फिडेंस दे पाते हैं, ऐसा जो आपकी भाषा है लोग समझ पाते हैं आपकी बात तो है, मतलब ज्यादा इमरजेंसी में भाषा की जरूरत नहीं है,
अच्छा, जरूरत नहीं पड़ता, जरूरत नहीं पड़ता है, वो मतलब भाव भाव समझ जाते हैं। ओपीडी में ठीक है भाषा तो चाहिए, अच्छा, इमरजेंसी और आईसीयू में ज्यादा भाषा की जरूरत तो नहीं। आप ये लगाव रख पाते हैं मरीज के साथ? बिल्कुल भी। बिल्कुल रख पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कमाई को कम करने वाली बात कर रहा हूँ मैं, भी ऐसा कुछ हो कि डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, हमें कोई रोग ही ना हो, ये संभव है? ये संभव अभी 25-30 साल में तो नहीं हो सकता है। अच्छा, हो सकता है मैं भी 50 साल बाद, 60 साल बाद वो एआई वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह चलता है, ऐसे सिचुएशन में आप पहुंच सकता है, मतलब डॉक्टर का जरूरत नहीं है। और ऐसे दवाई आ सकता है, मतलब हम बचपन में एक बार लिया फिर 60 साल कुछ दिक्कत ही नहीं, वो तो बहुत दूर से। फिलहाल भी ऐसा कुछ है कि हम कुछ तरीके अपनाएं जिससे हम बीमार कम हो? वो तो आपको परहेज, व्यायाम और नींद, वो तीनों बहुत, ये 3 चीजें हम करें तो? परहेज मतलब नींद कितनी होनी चाहिए कम से कम? नींद तो कम से कम 7 से 8 घंटे होनी चाहिए, सोना चाहिए। ऐसा नहीं है तो 1 बजे तक फोन देख के फिर 6 बजे उठ के फायदा नहीं, 10 बजे सो के 6 बजे उठना चाहिए। अच्छा, सपने आते हैं नींद में, जैसे वो नींद प्रॉपर होती है या उसको कहा जाएगा अधूरी नींद वो है? भी मेडिकली बोल रहे तो 2 टाइप का सपने होते हैं, आरईएम एंड आरईएम बोलेंगे, वो भी बोलेंगे आरईएम स्लीप तो अच्छा है, मतलब नींद का लास्ट, ऐसा नहीं है हम सोच रहे नींद से शुरू से ही हम सपने दिखा रहे, ऐसा नहीं, नींद का लास्ट 10-15 मिनट में ही सपना आता है। तो नींद सही है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो इम्पोर्टेंट है, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, इसके बिल्कुल आपको ब्रेन को रेस्ट देना चाहिए। अब वो हमका ज़्यादा उम्र में अल्जाइमर आता है, डिमेंशिया आता है, मतलब ये सब चीज़ों नींद से बहुत रिलेटेड स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही, तो ज़्यादा टेंशन भी अभी तो जॉब, तो आईटी जॉब चल रहा है तो बहुत टेंशन भी चल रहा है, ज़्यादा डिप्रेशन वाला लोग भी ओपीडी पे आता है। तो माइंड शांत पे रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छा से खाओ, घर के खाना खाओ। अच्छा, तो फिर ठीक, ज़्यादा आप सबको कहते हैं घर का खाना खाओ, सभी डॉक्टर कहते हैं संतुलित आहार खाओ, फिर भी मरीज खाता क्यों नहीं, बीमारी क्यों होता है? तो टेस्ट अलग होता है ना, तो हमको बाहर से कुछ अच्छा से मिलता है, हमको पता नहीं उसके अंदर क्या डालता है, तो लोग तो उसके पीछे, अभी तो सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा है, एक बार यूट्यूब खोलो, सब फूड ब्लॉगर्स है, सब तो दिखा रहे इधर उधर है, इधर ये इधर है उधर है, उसके पीछे जाता है। देखना चाहिए, जल्दी शुरू करो तो दिक्कत है, ऐसा नहीं है 60 साल के बाद ही डाइट में दिक्कत है, वो तो फायदा नहीं। ठीक, अभी सोशल मीडिया की आपने बात की, तो सोशल मीडिया पे भी आज अगर हम कुछ खोलेंगे तो एक साथ कई जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो आके खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो बोलेंगे तो कोई एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, पहले उसको स्टडी करो, बोलने वाला कौन है जी, ऐसा नहीं है कोई भी आके ऐसे बोल सकता है, सोशल मीडिया में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर आप देखना चाहिए, ट्राई करने के पहले सोच लो ये कौन है। अभी तो सब तो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, मेरा डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए आपको मिल सकता है ठीक है, वो तो देख के जाना है, मतलब थोड़ा तो हम सोचना पड़ेगा, जिसकी राय हम ले रहे हैं कम से कम ये जानने की वो कैसा है, हाँ वो तो उसके पास डिग्री है कि नहीं, वो जानकारी रखता है कि नहीं रखता। अच्छा, एक चीज और बताइए, कई मरीज जो हैं, जैसे मैं आपसे मिला तब भी वहाँ एक मरीज था जो ये कह रहा था कि मेरे टेस्ट नॉर्मल हैं फिर भी मुझे कुछ कुछ होता है यहाँ, तो ऐसे मरीजों से कैसे विश्वास दिलाते हैं आप कि वो ठीक हो जाएंगे या उनको कोई बीमारी नहीं, या सच में उनको कोई बीमारी होती है, वो सही टेस्ट तक नहीं पहुंचा होता? वो रेयरली होता है, तो डॉक्टर्स भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिस करता है, फिर भी मैं बोलेंगे तो ऐसे हम एक प्रोटोकॉल होता है उससे फॉलो कर रहे तो ज़्यादा मिस नहीं करेगा, और ये भी बहुत मुश्किल है पेशेंट को समझवाएंगे इसको, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सिचुएशन तो बहुत मुश्किल है, तो बीच बीच में होता है, आपको सब टेस्ट नॉर्मल है फिर भी वो बोल रहे हैं उसको हाँ, वो बोल रहा है नहीं मेरे को तो दिक्कत तो है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको ज़्यादा तो एक रैपो होना चाहिए उसके बात करने में, तो धीरे धीरे बनता है, फिर भी हम सब रूल आउट, ऐसा नहीं होना चाहिए हम एक बार बोल दिए, वो तो डॉक्टर्स का बहुत रिस्क है, ऐसा आज मैं बोल दिया इसका ईसीजी नॉर्मल है, कल ईसीजी में कोई चेंज आ गया, वो तो बोल सकते हैं डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल, वो तो मैं भी बोलना चाहता हूँ, हम भी, ये तो रिस्क आप मान के आना चाहिए, आज ईसीजी तो एक फोटो जैसे है, तो अभी आपका फोटो ऐसे लगेगा, 2 मिनट के बाद हमको पता नहीं फोटो कैसे हेल्थ में क्या हो, वो रिस्क तो है। तो ये जो मानसिक तनाव की जैसे आपने बात की कि नींद प्रॉपर नहीं है, मानसिक तनाव हो गया, तो क्या ये तनाव और चिंताएं जिसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि टेंशन मत लो, टेंशन तो फिर भी होती है, तनाव ना ले फिर तो तनाव तो फिर भी होता है, तो क्या इनसे बचा जा सकता है पहली बात तो, और क्या इसी की वजह से अधिकतर बीमारियां पैदा होती हैं? वो पहले हम कंफर्म करना पड़ेगा इसका कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या नहीं, ऐसे हो सकता है इसको साइकोलॉजिकल है, वो तो काउंसलिंग से भी हो सकता है, ये तो योगा करता है, मेडिटेशन करता है, उससे भी हम ठीक कर सकते हैं,
फिर भी उसको एक कोई दिक्कत है साइकेट्रिक, इसके लिए तो दवाई तो चाहिए। जैसे चिंता है, अधिकतर व्यक्ति इसी बात की चिंता कर लेते हैं कि मेरा कल क्या होगा, तो ये चिंता भी बीमारी पैदा करती है। जैसे कोई ये कहे कि मेरा काम नहीं हुआ, मुझे व्यापार में घाटा हो गया, ये चिंताएं भी बीमारी पैदा करती हैं। हो सकता है, तो एंग्जाइटी हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है, तो इसका कोई बिजनेस में कोई डाउन हो गया, नहीं तो कोई जॉब में टेंशन है, वो तो हो सकता है। अगर कोई डॉक्टर के पास मरीज आया और वो डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं कर रहा मगर सिर्फ दवा ले रहा है, तो क्या उससे इसका इलाज प्रभावित हो सकता है? समझ नहीं आया, डॉक्टर के पास कोई मरीज आपके पास आया, हाँ, और आपने मेरे को मेडिसिन लिख दिया, हाँ, मगर मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप मेरे को ठीक करोगे। ठीक है। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ने दवा तो लिख दी, 5 दवाएं नहीं लिखी, 2 ही लिख के दी है, अच्छा, तो इससे मैं कहाँ ठीक होऊंगा? तो अच्छा। क्या इससे मेरा इलाज प्रभावित होगा? नहीं, तो मेडिसिन एक बार आपका बॉडी में इफेक्ट करने के लिए, आपने मेरे को मेडिसिन दी 2, हाँ, हाँ, और आपके हिसाब से मेडिसिन मेरे लिए ठीक है, हाँ, पर हाँ। मेरे दिमाग में है कि डॉक्टर साहब को 5 मेडिसिन लिखनी चाहिए थी। अच्छा, अच्छा, वो तो मैं बोलेंगे पहले डॉक्टर के पास आप जा रहे, उसको थोड़ा विश्वास आप देना पड़ेगा। मतलब आपको बॉडी के हिसाब से वो लिख रहे, ऐसे नहीं आपका पेन ठीक कर रहे, आपका फोन ठीक कर रहे, उससे भी ज्यादा विश्वास उसको देना पड़ेगा। आपका 1 लाख का फोन आप एक शॉप में दे रहे, उसमें थोड़ा विश्वास तो होना चाहिए, नहीं तो घर वापस नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, तो इसके ज्यादा विश्वास डॉक्टर पे देखना चाहिए। अच्छा, कई लोग जैसे कि विटामिन के सप्लीमेंट्स हैं आजकल, ये भी एक ट्रेंड हो गया, किसी को थोड़ा सा हुआ तो उसको कहा आंखों में दिक्कत है तो विटामिन ई ले लो, जोड़ों में दिक्कत है तो आप डी का ले लो, और आपको कोई ब्लड की दिक्कत होगी तो आप आयरन के वो ले लो। तो क्या ये चीजें ठीक हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स लेना? वो एज के हिसाब से होता है। अभी तो 20-25 साल का लड़का भी आता है, उसको मल्टीविटामिन चाहिए, अच्छा, तो खाना ले सकता है। ऐसे हो सकता है इसको कोई पहले हम इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसको क्या है, भूख नहीं लग रही। तो बहुत ज्यादा लोग आता है भूख नहीं लग रहे, अगले महीने में शादी है, वेट बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी लोग आते हैं। मतलब ऐसे कोई दवाई नहीं है, हम 1 हफ्ते में 15 किलो बढ़ने के लिए कोई दवाई नहीं है। वो भी दवाई नहीं, 1 साल में 15 किलो कम भी नहीं कर सकते। ये तो 1 साल का काम नहीं है, वो तो लंबा टाइम से काम है। तो मल्टीविटामिन तो ले सकता है, फिर भी वो ओवरडोज ना हो। मतलब ऐसे हो सकता है विटामिन डी का ओवरडोज के बारे में भी अभी पेपर में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मतलब वो मल्टीविटामिन हायर डोज में दे रहे हैं, मतलब 60,000 का डोज होता है एक डब्बा में, वो हर दिन लेता है। हफ्ता में 1 बार लेना चाहिए, महीना में 1 बार लेना चाहिए। अच्छा, ऐसे हर दिन वो लेता है 1 महीने के लिए, 1 महीने, फिर ओवरडोज हो जाता है, तो वो भी नुकसान करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, एक भ्रम है, मैं भी अक्सर इस बारे में हर एक डॉक्टर से बात कर लेता हूँ कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो कहते हैं सुबह जल्दी नहीं उठते तो बीमारियां हो जाती हैं, सुबह जल्दी उठो, समय पर सो, खाना। तो क्या ये भी बीमारी की जड़ है? और कई लोग कहते हैं नहीं जी, मैं तो रात को, मेरे को तो आदत है देर तक जागने की। तो ये रात को देर तक जागना या सुबह जल्दी उठना, ये बीमारी को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, क्या है? तो अभी स्टडीज बोल रहे हैं, मैं तो पहले बोला है 7-8 घंटे सोना चाहिए, वो तो एक तरीका है। सेकंड तरीका है, मतलब वो टाइम भी इम्पोर्टेंट है, मतलब 10 या 11 बजे से 6 या 7 बजे, हाँ ये वाला टाइम, वो तो टाइम, मतलब ये अभी 21st सेंचुरी में मैं बोल नहीं सकता है, सबका काम अलग अलग है। वो तो इधर बैठ के अमेरिका का काम कर रहे हैं, उसका टाइम तो अलग है, उसका टाइम अलग है। तो वो तो मैं बोलेंगी तो बॉडी में ध्यान रख लो, नहीं तो नुकसान दिक्कत में आएगा बाद में। तो फिर भी कोई भी नहीं कर सकता है वो, तो फिर हम व्यायाम और परहेज से थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो 3 चीज़ है, परहेज है, व्यायाम है और नींद है। नींद में आप कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फिर ये दोनों चीज़ में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सुबह उठने को लेकर अभी कोई ये नहीं है कि सुबह जो जल्दी उठते हैं वो ज़्यादा निरोग रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत ऐसे नहीं। सुबह उठ के मैं, वो ऐसे भी लोग पता है सुबह उठता है, काम पे जाता है, फिर हर दिन शाम को 200 ml शराब पीता है, फिर फायदा क्या होता है? अच्छा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 200 ml शराब वाली बात भी बता दीजिए। कई लोग कहते हैं कि शराब पीना हेल्थ के लिए बढ़िया है, नहीं भी थोड़ा थोड़ा शराब पीना चाहिए, ये तो शराब तो कई लोग पीते हैं, तो इस तरह की बातें चलती है। नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, तो अभी तो स्टडीज वो पूरा नेगलेक्ट किया है। शराब तो होता है एक वीकली डोज पता रखता है, उसमें सेफ जोन है, वो भी सेफ जोन, ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं होगा, सेफ जोन। अच्छा, शराब के लिए कोई भी गुड इफेक्ट्स नहीं है, शराब तो खराब ही है। शराब तो खराब ही है। बियर जैसे कई लोगों को पथरी हो जाती है, वो कहते हैं पथरी होगी तो आप स्टोन हो गया तो आप बियर पी लो, ऐसे वो तो होता है। मतलब पहले भी एक ब्रांड में आया था, वो स्टोन को थोड़ा डाइल्यूट करेंगे। अच्छा, और भी मैं बोलेंगे बियर भी खराब ही है, ऐसे कुछ नहीं है। शराब में कोई अच्छी वाली चीज नहीं है, स्मोकिंग में भी कोई अच्छी वाली चीज नहीं है। फिर भी
हो सकता है वो तो महीने में एक ग्लास ले लो, मैं तो अभी तक लिया ही नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है। नहीं, कई डॉक्टर तो हमने देखे हैं वो सिगरेट तो चला है। रखे होते हैं और साथ वो में तो कोई सामने वाले भी को कहते हैं कोई कि भी मेडिसिन मतलब कोई भी मीटिंग्स होता है ऐसे भी डॉक्टर्स भी है वो लेता है, हम्म। वो पर्सनल चॉइस है, ऐसे नहीं मैं बोल नहीं, पर सकता। रेगुलर नहीं है ये, आप रेगुलर नहीं, रेगुलर वाली बात नहीं। वो तो ऐसे नहीं बोल सकते वो शराब पिए है इसलिए वो ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके प्रोफेशन को लेके कई बार बात होती है जो खासतौर पे मेडिसिन में है, ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स पे फार्मा कंपनियों का दबाव होता है और वो वही दवा लिखते हैं जो उनको कही जाती है। हाँ। और कई बार ये भी कहा जाता है कि उसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, दूसरी जगह नहीं वो मिलेगी। तो है, वो तो अभी भी चलता है, अभी तो मेडिकल काउंसिल का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आता है। जी। पहले कभी भी वो कॉम्पनसेट भी करता है, वो तरह फॉरेन टूर्स देता है, वो तो देता है, अभी ऐसे नहीं कर सकता है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, फिर भी चलता है। वो तो यही मेडिकल स्टोर में लेना, यही ब्रांड लेना। हाँ, तो अच्छा लगेगा, एक हॉस्पिटल में एक फार्मेसी होना चाहिए, हर एक हॉस्पिटल में एक फार्मेसी होना चाहिए। उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए। हमको शहर पूरा फार्मेसी में कुछ नहीं कर सकते है जी। हमारा हॉस्पिटल के फार्मेसी में ऐसे होना चाहिए, मतलब ज़्यादा महंगा वाला नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कस्टडीज नहीं उसका मेडिसिन नहीं होना चाहिए, सब रिकॉग्नाइज्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी का दवाई ही लेना चाहिए। आप मेडिसिन से हैं इसलिए मेरा सवाल ये भी है, जेनरिक और अदर मेडिसिन जो आमतौर पे सवाल होता है कि जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है मगर डॉक्टर इसको लिखते नहीं, दूसरी मेडिसिन लिखते हैं जिसको ब्रांड या कंपनी की मेडिसिन, इसका फर्क कुछ है या ये एक भ्रम है? ये प्रॉब्लम ये इसको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है। हम फार्मा, वो तो कोई भी फार्मा, वो तो नाम नहीं लेंगे, कोई भी फार्मा कंपनी ले लो, उसका एडवर्टाइजमेंट जैसे जेनरिक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, तो भी इलाज भी वो तो पेशेंट भी मानता है ये सही ब्रांड है या नहीं, वो बोलता है पूरा सही ब्रांड लिखो, कोई भी कोई कॉस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्रांड को सही होना चाहिए, उसको ब्रांड सुन के उसको खुशी मिलती है कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। वो तो एक ट्रेंड है। नहीं, एज ए डॉक्टर हम आपकी बात सुने तो जेनरिक दवाइयां भी वही काम करती हैं जो ब्रांड काम। बिल्कुल, तो अभी तो बहुत स्टडीज आया तो वो सेम ही इफेक्ट है, वो कंपेयर करता है जेनरिक मेडिसिन विद हायर ब्रांड का मेडिसिन क्या होता है। जेनरिक दवाइयां ली जा सकती हैं? हाँ, ली जा, आप लिख भी देते हैं? लिख भी जाता है, हमारे फार्मेसी में भी अवेलेबल होता है। अच्छा, एक हमारे यहाँ क्या है कि जो कुछ पिछड़ा इलाका हो जाता है जहाँ अनपढ़ता है, लिटरेसी नहीं है, तो वहाँ क्या रहता है कि लोग अभी भी झाड़ फूक में किसी उसके पास चले गए, झाड़ फूक करवाया या कुछ मंत्र तंत्र इस तरह का इस्तेमाल किया, तो इस तरह के केस आते हैं आपके पास आज भी? बिल्कुल आया था, ये स्नेक बाइट आया था, वो तो पहले कोई मंत्र तंत्री के पास गया था, वो तो एक प्रोसीजर है, वो तो एक ब्लेड लेता है, वो कहाँ काटा है उधर पूरा काट देता है, वो बोलेगा उससे बाहर आता है, उससे जहर बाहर आएगा। हाँ, वो तो पॉइजन बाहर आएगा, कुछ नहीं होता है, तो उधर 2-3 घंटे ऐसे चला जाता है, नहीं तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं होगी, थोड़ा ज्यादा जल्दी लेके आए, अगर जल्दी ले आए हार्ट भी बंद नहीं होगा। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस होता है, टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइजनिंग केस है, कोई भी इमरजेंसी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम के एक पॉइंट के बीच मतलब आगे फिर वापस ही नहीं आ सकता है, तो फिर वो डॉक्टर के हाथ पे नहीं है, वो ये सब तो डॉक्टर नहीं कर सकता है, एक पॉइंट में भी डॉक्टर हेल्प कर सकते हैं, उसके आगे जाए तो पीछे नहीं आएगा, सिर्फ आगे जाके फिर हमारे आंख के सामने ही वो मर जाएंगे, तो इसलिए तो मैं तो नहीं बोलता है, विश्वास होता है, फिर आपका बॉडी के आसपास थोड़ा सोच के करना पड़ेगा ये। यानी कि इसमें फंसने से ज्यादा बढ़िया है जितनी जल्दी डॉक्टर के पास चले जाए तो डॉक्टर के पास समय है उस मरीज को बचाने। बिल्कुल, तो बजाय इन चीजों में फंसने के सीधा डॉक्टर से बातचीत करें। जान बचने के बाद आप जाइए, कोई अंधविश्वास के पीछे कोई दिक्कत नहीं, जान बचने के लिए विलेट नहीं करना। एक चीज मैं आपसे पूछने वाला था पर मेरे बातचीत करते करते ही हल हो रही है, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा जो मैंने पहले पूछी है कि एक डॉक्टर जो है वो अलग अलग, पूरे भारत देश में तो भाषाएं बहुत हैं, आप वहां से यहाँ आ गए, यहाँ फिर वही वाली बात है कि अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, आप यहाँ हैं कल कहीं और होंगे, तो संवाद में भाषा कितने मायने रखती है डॉक्टर और मरीज के बीच में? एक तो पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब आपको अभी तो अंग्रेजी में ही चलता है, एक तो है डॉक्टर तो उसको पता, अब लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे तो थोड़ा रिलेशन ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक ही जाते तो थोड़ा हम सीखना पड़ेगा, तो हमारा ज़िंदगी में मरने तक सीखना ही पड़ेगा, ये प्रोफेशन ऐसा ही है, तो नया चीज़ आता है, तो हम तो अभी भाषा पढ़ता है, मैं उड़ीसा में तो उड़िया पढ़ाया था। अच्छा, उड़ीसा में उड़िया पढ़ाया, अभी हिंदी चल रहे, कल तो जा रहे तो आसाम जा रहे तो आसामीज पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही चलते रहता है। तो आप इसके लिए तैयार हैं? इन चीज़ों तैयार है, मतलब हम वो सेफ्टी जोन से बाहर आना चाहते थे, नहीं तो मैं वापस केरल जाते तो कोई दिक्कत नहीं,
हम उससे बाहर आना चाहते हैं तो हम नया चीज को सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हमें अपने सेफ जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ नया सीखना है। तो डॉक्टर साहब अंत में थोड़ा सा कुछ और बता दीजिए जो आप बताना चाहते हैं कि कैसे स्वस्थ रहा जाए, और आपसे मरीज जो है किस तरह के मरीज आके मिल सकते हैं जिनको आपको लगता है कि आप उनका इलाज कर सकते हैं। मैं तो अभी संगम हॉस्पिटल में काम कर रहे, तो मेरा ओपीडी 10 बजे से 2 बजे तक है और 4 से 6 बजे तक है। तो कोई भी मरीज आ सकता है उसके नॉन सर्जिकल इमरजेंसी से। सर्जन तो हमारा तरफ से अलग है। नॉन सर्जिकल कोई भी दवाई से, चाहिए हार्ट करोगे, लंग्स करोगे, या कोई भी पथरी है और कुछ भी है, और कोई भी इमरजेंसी है, वो हार्ट अटैक के बिना, पॉइजनिंग के बिना, सांप काटा है, कोई भी इमरजेंसी है, हमारे पास तो वेंटिलेटर है, आईसीयू है, तो कोई भी इलाज के लिए मेरे पास आ सकता है। तो मेरा मैक्सिमम तो मेरा हेल्प कर सकता है। और ये भी है तो हम इमरजेंसी भी मैनेज करता है। तो श्वास लेने में दिक्कत है, ऐसे नहीं है सब पेशेंट को ओपीडी में मैनेज नहीं कर सकते, तो वार्ड में रखना पड़ेगा, तो आईसीयू में रखना पड़ेगा, तो वो भी चीज़ भी हम करता है। तो कोई भी चीज़ हो, सर्जरी ना रिक्वायर्ड हो, वो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब हैं चकोला जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई, और मेरे को अच्छी बात इनकी ये लगी कि हर पेशेंट को रेफर ही नहीं किया जाता, उसमें रिस्क लेके, क्योंकि जितनी देर में हम रेफर करेंगे उतना उसके लिए लाइफ के लिए और भी रिस्की है। तो बेहतर है कि हम उसका वहीं इलाज करें जितना हो सकता है। मेडिसिन से इलाज संभव है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप मेडिसिन भी अगर आप डॉक्टर से पूछ के लेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है, और उसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि डॉक्टर पे विश्वास करके दवा लेंगे तो ज़्यादा असर करेगी, बजाय उस पर विश्वास ना करना। तो डॉक्टर साहब ने ये बात बताई है कि शरीर और मन दोनों को साथ लेके चलना जरूरी है, और इलाज दवा के साथ साथ समझदारी का संतुलन भी होना चाहिए, तभी वो हल करेगा। तो डॉक्टर साहब हमारे पास आए, इन्होंने सारी बातें बताई, और इस तरह के डॉक्टर्स के साथ हम लोग लगातार बातचीत करेंगे, क्योंकि डॉक्टर डे भी है, और तो इसलिए हम उससे पहले ही सभी डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें और बीमारी को समझें, बचाव करें, और अपने शरीर से संवाद करें और शरीर को समझें। शरीर, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं है जिसके ऊपर सिर्फ इनको इलाज करना है, उससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, और हमें भी ऐसा है कि कोई पार्ट नया नहीं लगने वाला। अगर आपने, जैसे एंजियोग्राफी डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपने अपनी मर्जी से करवा लिया, ऐसा नहीं है वो फायदा करेगी, वो नुकसान भी कर देगी। तो इसलिए अपनी मर्जी से टेस्ट भी ना करवाएं, दवा भी ना लें। बेहतर है कि अच्छे डॉक्टर से बातचीत करें। अच्छा डॉक्टर वही है जो फालतू की दवा ना लिखे, कम से कम दवा में आपका इलाज कर दे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के विशेषज्ञों से मैं और भी बातचीत करूं, उनको भी यहाँ बुलाया जाए, तो उसके बारे में बताइए। और डॉक्टर साहब से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इनको फिर बुला लूंगा या इनके पास चला जाऊंगा, बिल्कुल इनसे फिर पूछ लूंगा। तो आप इनसे मिल सकते हैं मानव सेवा संगम में, और दवाओं के बारे में जान सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह। तब तक स्वस्थ रहिए और सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।